पैरानॉर्मल एक्टिविटी, सुपर नेचुरल पावर, जिन, भूत, प्रेत, आत्मा, चाहे कोई कुछ भी कहे, इनका दायरा बहुत ऊंचा है। ठीक वैसे ही जैसे हम नहीं जानते कि ब्लैक होल कहाँ समाप्त होता है, पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक ब्रह्मांड की तरह है जहां हम इंसानों को अभी तक पता नहीं चला कि यह कहाँ शुरू होता है और कहाँ खत्म। दैनिक जीवन में हम केवल उनकी शक्ति ही देखते हैं। कई लोग उसे अपने आंखों से देख सकते हैं तो कई लोग सिर्फ महसूस कर सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि वो हमसे संपर्क करने का प्रयास कर रहे हो, लेकिन वो हमसे संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है वो घर या फिर ऑफिस या फिर बाथरूम के आसपास घूम रहे हैं, लेकिन हम उसे नहीं देख सकते। चारों ओर एक बार नजर घुमाइए, देखिए क्या आप कुछ महसूस कर सकते हैं। अपने कमरे में लगे शीशे पर एक बार नजर डालें, एक बार जांच कर ले कि सब कुछ सामान्य है या नहीं, क्योंकि आज की कहानी बेहद डरावनी होने वाली है। कमरे की लाइट बंद कर दीजिए और आंखें बंद करके शुरू से अंत तक कहानी सुनिए। कोई काम है तो बाद में कर लेना, और अगर सामने कोई शीशा है तो उसे पर्दे से ढक दीजिए। अगर आपको ज्यादा डर लगता है तो किसी को अपने साथ रखें। आज मैंने ये कहानी एक बुजुर्ग व्यक्ति से एकत्रित की है। सज्जन की उम्र लगभग 70 साल की होगी। मैं उनकी जिंदगी की ये भयानक कहानी सुनकर किसी और ही दुनिया में खो गया था। मैं आपको उनकी कहानी उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाने जा रहा हूं। सज्जन का पुराना घर गुजरात में था। अब फिलहाल वो कुछ विशेष कारणों से सिलीगुड़ी में रह रहे हैं। उसने मुझे बताया, कई साल पहले गुजरात के एक कस्बे में हमारी मिठाई की दुकान थी। हमारी दुकान सुबह से रात तक काफी देर तक खुली रहती थी। उस समय उस बाजार के बारे में कई भूतिया कहानियां प्रचलित थी। सुना है उस बाजार में शाम होते ही दूसरी दुनिया से जिन्न आती है। वो लोगों के साथ घुल मिल जाते हैं, इसलिए उन्हें देखकर तुरंत पहचाना नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी कुछ लोग उनकी उपस्थिति और आगमन को महसूस कर सकते थे। वो शाम के बाद आते थे और खरीदारी के लिए बाजार घूमते थे और समय होने पर चले भी जाते थे। नमस्ते प्रिय दर्शकों, मेरा नाम विष्णु है। सन 1970 तब हमारा मिठाई का बिजनेस फल फूल रहा था। प्रतिदिन ढेर सारी मिठाई बिकती थी। मेरे पिता की मिठाइयाँ आस पड़ोस में मशहूर था, इसलिए लोग आकर हमारी दुकान में भीड़ जमाते थे। हमारे आसपास मिठाई की और भी कई सारे दुकानें थी। वही लोगों के मुंह से सुना था कि जिन शाम के बाद मिठाइयाँ खरीदने के लिए उस बाजार में आया करती थी। लेकिन मैंने इन अफवाहों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, जो कि तब तक मेरे साथ कुछ खास नहीं हुआ था। अभी मुझे दुकान पर बैठे हुए बस 6 महीने हुए थे। मम्मी, पापा, चाचा, चाची अन्य कारीगरों के साथ मिलकर दिन भर मिठाइयाँ बनाते थे और दुकान में मैं और मेरा छोटा भाई मिलकर दुकान संभालते थे। उन दिनों रात 8 बजे के करीब बाजार के सभी दुकानें बंद हो जाते थे, लेकिन मैंने अपनी दुकान दूसरों की तुलना में थोड़ी अधिक देर तक खुली रखती थी। मैं हर वक्त ताज़ी मिठाइयाँ बेचने की कोशिश करता था। मैंने बासी मिठाई नहीं बेची कभी। कभी कभी मिठाई बेचने और दुकान की सफाई करने में रात के 10 बज जाते थे। एक रात 8 बजे के समय था। बहुत तेज बारिश हो रही थी। शाम से ही बारिश हो रही थी। बारिश रुकने की नाम ही नहीं ले रहा था। ऐसा मौसम के वजह से लोगों का आना जाना बाजार में बहुत कम हो गया था। इसलिए मैं बारिश से बहुत नाराज था, क्योंकि मेरी मिठाइयाँ अभी तक नहीं बिकी थी। 5 आइटम मिलाकर करीब करीब 25 किलो मिठाई बची थी। मेरा छोटा भाई दिनेश दोपहर को घर चला गया था। बारिश के कारण बिजली नहीं थी। मैं एक लालटेन जलाकर सुबह का अखबार पढ़ रहा था। अचानक तेज आवाज के साथ बिजली कड़की। बिजली की चमक से मैं डर गया। तभी मैंने देखा कि 2 लोग इस तूफानी बारिश में भी इस तरफ आ रहे हैं। उनके आते ही मेरी दुकान का लालटेन टिमटिमाकर बुझ गया। थोड़ी ही दूर जल रहा एक हैजाक लैंप भी मंद पड़ गया। धीमी रोशनी में मैंने देखा कि दोनों आदमी काफी लंबे थे। एक ने रोप टाइप कपड़े पहने हुए हैं, सिर पर पगड़ी पहनी हुई है, और दूसरी एक महिला है जिसने काला घूंघट पहन रखा है। इनका पहनावा आरवीओ से मिलता जुलता है।
जब मैं लालटेन जलाने की कोशिश की तो उसने कहा, हम जल्दी में हैं, कृपया करके 25 किलो मिठाई पैक कर दीजिए, पैसों की कोई चिंता नहीं। मैंने मन ही मन इतना खुश हुआ कि मैंने सोचा हो सकता है ये किसी शादी वाली घर के ग्राहक होंगे। लेकिन मैं लालटेन जलाने की काफी ज्यादा कोशिश की, परंतु मैं असफल रहा। एक पूरा बारूद का डिब्बा खत्म हो गया। फिर भी मैंने आग पकड़ नहीं पाया। बारूद रगड़ते ही आग भड़क उठती है और बुझ जाती है। मुझे लगा कि बारिश के कारण बारूद खराब हो गए होंगे। मैंने उनसे माफी मांगते हुए मिठाइयाँ पैक की और फिर टेबल पर रख दी। बिना कुछ बोले वो दोनों मिठाइयाँ अपने हाथों में ले ली और पैसे टेबल पर छोड़कर वो तेजी से निकल गए। मैंने पैसा गिनकर देखा तो मुझे पता चला कि वो लोग मुझे ज्यादा पैसे दे गए हैं। फिर मैंने उसे पीछे से कई बार आवाज दी, लेकिन तब तक वो काफी दूर जा चुके थे। मैं जितना खुश था उतना ही मुझे डर भी लग रहा था। मेरे मन में कई सारा सवाल आ रहे थे। वो लोग इस बारिश में भीग कर आए थे, लेकिन उनके कपड़े पूरी सूखी हुई थी। ऐसा क्यों? फिर इस बारिश में वो लोग चले भी गए, पैसा भी ज्यादा देकर गए, और जब वो लोग आए थे तब मैं लालटेन क्यों नहीं जला पाया? लेकिन चलो जो भी हो, मैं बहुत खुश था क्योंकि मेरी सारी की सारी मिठाइयां बिक गई थी। मैं घर जाकर पिताजी को सब कुछ बोला। मेरी बात सुनते ही पिताजी बोले, जो लोग आए थे वो इंसान नहीं थे, वो लोग जिन थे। जब वो लोग आए तो रोशनी कम कर देना और ज्यादा बातें मत करना, और वो लोग तुम्हें पैसा हर बार ज्यादा देकर जाएंगे। उनके साथ खराब व्यवहार मत करना। ऐसा करने से तुम्हारी जिंदगी में बहुत भयानक सा कुछ हो सकता है। मैंने मजाक मजाक में कहा कि दुर्व्यवहार का कोई सवाल ही नहीं उठता, मैं तो हर दिन ऐसे ही कस्टमर चाहता हूं। अब तक हालात ठीक थे, लेकिन मैं आज भी ये सोचकर कांप उठता हूं कि मुझ पर और मेरे परिवार पर इतना बड़ा खतरा आएगा। मैंने देखा कि उस दिन के बाद से मेरे बिजनेस में सुधार होना शुरू हो गया। शाम होने से पहले ही मेरी सारी की सारी मिठाइयाँ बिक जाती थी, और जिस दिन मिठाइयाँ बच जाती थी उस दिन रात 8 बजे के बाद वो घूंघट वाली औरत आती थी। फिर धीरे धीरे वो रोज आने लगी। घूंघट वाली महिला हर दिन 15 किलो मिठाई लेकर जाती थी। जब बिजली रहता था उस समय अगर वो महिला दुकान में प्रवेश करती थी तो दुकान के बल्ब बंद हो जाते थे। मेरी दुकान के 5 में से 4 बल्ब बंद हो जाते थे। दुकान के सामने केवल एक बल्ब जलता था, और इस दौरान कोई दूसरा ग्राहक भी दुकान में प्रवेश नहीं करता था। दुकान के सामने से कितने सारे लोग गुजरते थे, लेकिन कोई भी दुकान की तरफ उस समय मुड़कर भी नहीं देखता था, और हर बार वो महिला पैसे दुगना देकर जाती थी। धीरे धीरे तो माहौल कुछ ऐसा बन गया था कि महिला को कुछ कहना नहीं पड़ता था। जब वो आता तब मैं उसे 15 किलो मिठाइयाँ पैक करके देती। जैसे ही महिला दुकान से बाहर जाती, दुकान के अंदर लगे बल्ब एक साथ जलने लगती और दुकान चमेली की फूलों की मनमोहक खुशबू से भर जाती थी। हमारा मिठाई का कारोबार इतना अच्छा चलने लगा कि हम 6 कारीगरों की जगह 10 कारीगरों को काम पर रख दिया। मेरा समय इतना अच्छा गुजर रहा था कि मैं हर दिन उस औरत का इंतजार करने लगा। मेरी दुकान से मेरी घर की दूरी लगभग 5 किलोमीटर है। मैं हर दिन पैदल घर जाता हूँ। रात के समय सड़कों पर बहुत कम लोग होते थे। कुछ दिन हुए हैं, घर लौटते हुए समय मुझे एक अजीब चीज नजर आने लगी। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो। उसका दूसरा कारण यह भी है कि मुझे लगभग हमेशा उस चमेली की फूल की गंध आती थी, और वो गंध मुझे तभी मिलती थी जब वो घूंघट वाली औरत मेरी दुकान पर आती थी। मुझे तब ज्यादा डर लगता है जब मैं सड़क पर झुकी हुई रोड लाइट्स को देखता हूँ, क्योंकि मेरे जाने से वो रोड लाइट्स बार बार चमकती थी। वो कभी जलती थी तो कभी बुझ जाती थी। ऐसे में मुझे और भी ज्यादा डर लगता था। और उस तरह की लाइट्स तब जलती और बुझती है जब वो घूंघट वाली महिला मेरी दुकान पर आती थी। मेरा घर मुख्य सड़क से 1 किलोमीटर की दूरी पर है।
इसके लिए मुझे एक संकड़ी पत्थर वाली सड़क से गुजरना पड़ता था। वो सड़क भी लगभग 1 किलोमीटर की थी। उस सड़क का आधा हिस्सा पार करने के बाद चमेली की फूलों की गंध नहीं मिलती थी। लेकिन अजीब बात यह थी, जिस दिन मेरे साथ कोई होता उस दिन मुझे ये सब दिखाई नहीं देता था। इसके बारे में मैं जब दूसरों को बताता था तो वो लोग इन बातों का मजाक उड़ाते थे। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि हाँ, ये एक भूतिया घटना है। जब भूत प्रेत जिन आसपास होते हैं तो बिजली की लाइट जलती और बंद होती रहती है। ये एक आम बात है। मैंने मन ही मन सोचा, चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक वो मुझे परेशान नहीं करते मुझे कोई भी समस्या नहीं है, और जैसे मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है वैसा ही चलता रहे। लेकिन फिर कुछ और भी भयानक घटित होने लगा। मुझे एहसास हुआ कि चमेली की फूलों की महक अब मेरे घर के अंदर मिलने लगी है। लेकिन जब मैं घर में सभी को पूछा तो उन्होंने कहा कि उन्हें किसी भी चीजों की गंध नहीं आ रही है। खासकर रात में मेरा कमरा चमेली के फूलों की खूबसूरत खुशबू से भर जाता था। ऐसे ही लगभग 1 साल बीत गया। उस 1 साल के अंदर अंदर मेरा बिजनेस इतना अच्छा चलने लगा कि हमने एक और मिठाई की दुकान खरीद ली। मैंने शहर में 5 मंजिला मकान बनाया था। मेरे दिन बहुत अच्छे बीत रहे थे। ऐसे ही एक दिन रात को 10 बजे मैं घर लौटा था। गर्मी का मौसम था। उस समय बिजली नहीं थी। मैं घर में प्रवेश कर रहा था तभी लोड शेडिंग हो गई। एक छोटी टॉर्च की रोशनी में मैंने देखा कि 4 लोग तेजी से मेरे घर से निकल रहे थे। वो सभी लोग आरबी कपड़े जैसे कपड़े पहने हुए थे। वो लगभग 7 फुट ऊंचे होंगे। मैंने टॉर्च लाइट से बस एक ही झलक देखी थी, फिर वो लोग अचानक गायब हो गए। मैं बस पूछने ही वाला था कि वो लोग कौन थे, बस उसी क्षण वो लोग गायब हो गए। मैंने चिल्लाकर घर में सभी को बुलाया। मेरी पुकार सुनकर सभी लोग बाहर आ गए। मैंने सबसे पूछा घर कौन आया था। जवाब में सभी ने कहा कोई नहीं आया था। ये सुनकर मेरे मन में काफी सारा सवाल घूम रहे थे। क्या मेरे घर में कोई और रहने लगा है? उस दिन मैं आंगन के एक तरफ लगे नल के पास नहा रहा था। मैं बाल्टी में पानी भरकर नहा रहा था। मेरे मन में काफी सारे सवाल थे। तभी लालटेन की रोशनी में मुझे एक परछाई हिलती हुई दिखी और साथ ही साथ उस चमेली की फूल की खुशबू भी आ रही थी। मैंने मन ही मन सोचा, क्या वो औरत मेरे आसपास घूम रही है? मैं साबुन लगाकर नहा रहा था। आंखों में साबुन लगने के कारण आंखों में जलन हो रही थी। तभी अचानक मुझे अपनी पीठ पर किसी का स्पर्श महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे कोई मेरी पीठ, गर्दन और शरीर को अपने कोमल हाथों से धीरे धीरे मसल रहा हो। मैं एक पल के लिए चौंक गया और बोला, कौन कर रहा है? मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंडक सी दौड़ गई। मैंने अपनी आंखें नहीं खोल पा रहा था और मुझे नहीं पता था कि अब मैं क्या करूं। क्या ये सब मेरे मन का भ्रम है? लेकिन ये भ्रम कैसे हो सकता है? मैं सब कुछ स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता हूं। मैंने दिल में पूरी हिम्मत जुटाई और सामने बाल्टी में रखा पानी सिर पर डालना चाहा। लेकिन ये क्या? मेरे सामने से बाल्टी कहाँ गायब हो गया? मैं बेचैन होकर इधर उधर भटकने लगा, लेकिन बाल्टी कहीं ना पाकर मैं जोर से चिल्लाया। लेकिन मेरे चिल्लाने के बावजूद भी मुझे घर के अंदर से कोई आवाज नहीं सुनाई दी। मैं पागलों की तरह चिल्लाने लगा। मेरा दिल डर के मारे धक धक करने लगा, मानो वो मेरी छाती से फूटकर बाहर आ जाएगा। तब मैंने मन ही मन हनुमान जी को पुकारते हुए आंखें खोली और पूरी शक्ति से माँ को पुकारा, माँ जल्दी इधर आओ। और तभी माँ दौड़ती हुई आई और आकर कहा, तुम्हें क्या हो गया? इतनी जोर से क्यों चिल्लाए? मैंने कहा, मैं इतनी बार आवाज लगा रहा हूँ लेकिन तुम्हें सुनाई नहीं देता। आंखों में साबुन चला गया है, तुरंत सिर पर पानी डालो। ये सुनकर माँ बोली, कहा हम आंगन में काम कर रहे थे, तुमने तो हमें केवल एक बार ही बुलाया। ये सुनकर मैं हैरान हो गया। फिर मैंने आंखें खोली तो मैंने देखा बाल्टी मेरे हाथ के ठीक सामने पानी से भरी हुई थी, लेकिन मैं इसे ढूंढ नहीं सका। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किसी दूसरी दुनिया में चला गया हूँ
और सबसे अजीब बात तो ये थी कि मेरे इतनी बार चिल्लाने के बावजूद भी कोई मेरी आवाज नहीं सुन सका। लेकिन मैंने इस घटना को मन ही मन दबा के रखा। 2 महीने बाद मैं और मेरा भाई अपने नए घर में चले गए। मम्मी पापा चाचा चाची ने तय किया था कि वो लोग पुराने घर में ही रहेंगे, क्योंकि पुराने घर में बड़ा सा आंगन था और बड़ा आंगन मिठाइयाँ बनाने के लिए बहुत अच्छा है। मेरे लिए नए घर में जाने का एक और बड़ा कारण ये था कि मेरी शादी की बात चल रही थी। सब कुछ खरीदा गया था और नए घर में खूबसूरती से सजाया गया था। मेरा भाई नई दुकान चलाता था और मैं पुरानी दुकान में रहता था। वो काला घूंघट वाली औरत रोज मेरी दुकान पर आती थी। उसके शरीर के अंदर सिर्फ उसकी आंखें दिखाई देती थी। उसकी आंखें को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो महिला अविश्वसनीय रूप से खूबसूरत होगी। यदि वो महिला जिन ना होती और वो मुसलमान ना होती तो शायद मैं उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखता। हमारा नया घर दुकान से ज्यादा दूर नहीं था। मुख्य सड़क से हटकर एक छोटी सी गली से प्रवेश करके घर तक पहुंचा जा सकता था। लेकिन नए घर में भी चमेली के फूलों के महक हमेशा बनी रहती थी। भाई ज्यादातर समय उस घर में नहीं रहता था। वो ज्यादातर समय पुराने घर में ही रहता था। लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि उस घर में मैं अकेला नहीं हूं। उस घर के अंदर बहुत सारे लोग हैं। रात के समय बगल के 2 कमरे से तरह तरह की आवाजें सुनाई देती थी। ऐसा लगता था जैसे कोई चल रहा हो, कोई सामान हिला रहा हो। जो कि रात को अकेले रहना पड़ता था, इसलिए डर भी कुछ ज्यादा लगता था। एक दिन रात को अचानक मेरी नींद खुल गई। मैंने सोचा कि बाथरूम जाकर फिर से सो जाऊंगा। उस समय रात के 3:30 बज रहे थे। इस घर में कोई भी बाथरूम अटैच नहीं थी। बाथरूम जाने के लिए कमरे से बाहर निकलकर डाइनिंग रूम से जाना पड़ता है। जैसे ही मैं कमरे से बाहर निकला और डाइनिंग की लाइट्स चालू की तो आगे का नजारा देखकर मैं बिल्कुल घबरा गया। मैंने देखा कि वो महिला और 2 अन्य पुरुष आरबी कपड़े पहन के सोफे पर बैठे थे और वो आपस में कुछ बातें कर रहे थे। ये सोचकर कि क्या मैं गलत देख रहा हूं, मैंने अपनी आंखें मूंद ली। फिर मैंने ध्यान से दोबारा देखा तो सोफे पर कोई नहीं था। क्या ये मेरी कोई कल्पना है या सचमुच ये मेरे साथ हो रहा है? यही सारी बातें सोचते हुए मेरा दिमाग कई सवालों से भर गया और फिर मैंने बाथरूम के अंदर मुंह धोने के लिए खड़ा हो गया। तभी बेसिन के ऊपर लगे शीशे पर मेरी नजर अटक गई। मैंने देखा कि शीशे के अंदर दिख रहा शख्स मैं नहीं हूं। मेरे जैसा दिखता है वो। शरीर के कपड़े भी मेरे जैसे हैं। वो सोनी आंखों से मुझे देख रहा है। अचानक उसने गंभीर आवाज में कहा, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं कोई सपना देख रहा हूं। सामने बहुत सुंदर जंगल है, दोनों तरफ पेड़ों की कतारें। अचानक मुझे पीछे से एक औरत की आवाज सुनाई दी। उसने कहा, विष्णु यहां देखो। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो घूंघट वाली औरत खड़ी थी और उसके साथ 3 आदमी और भी थे। मैं हैरान होकर उस महिला के पास पहुंचा। महिला ने कहा, मैं सूफिया शर्मा हूं। मैं पागलों की तरह तुमसे प्यार करती हूं। तुम्हारे घर में मैं और मेरे 3 भाई रहते हैं। तुम किसी और से शादी नहीं कर सकते। तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। आओ, मैं तुम्हें अपने पापा से मिलवाता हूं। यह कहते हुए उस लड़की ने मेरा हाथ पकड़ लिया। अचानक मैं एक बहुत जाना पहचाना सा जगह पर पहुंच गया। मैं उस लड़की और उनके 3 भाइयों के साथ एक घर में दाखिल हो गया। वो घर मुझे बहुत जाना पहचाना सा लग रहा था क्योंकि मैं उस घर को जानता हूं। ये घर मेरे पुराने मकान से बस थोड़ी ही दूर था। वो घर हमारे पड़ोस के सबसे पैसा वाला आदमी का था। घर का मालिक विदेश में रहता था। उस घर में एक केयरटेकर है जो कि उस घर का देखभाल करता है। मैं पहली बार के लिए उस घर में दाखिल हुआ। फिर मुझे घर के ड्राइंग रूम में ले जाया गया। चारों ओर सोफे थे। एक बूढ़ा आदमी एक विशेष सोफे पर बैठा हुआ था। सामने छोटी सी एक टेबल पर
कई तरह का खाना मौजूद था और उस खाने में मेरे मिठाइयों में से एक शामिल है। अचानक वो बूढ़ा आदमी बोलने लगा और उन्होंने जो बताया था वही मैं संक्षेप में आपको कह रहा हूं। एक दिन वो अपनी बेटी के साथ मेरी मिठाई की दुकान में गए थे। जब उसकी बेटी ने मुझे वहां देखा तो उसने मुझे पसंद कर लिया। तब से वो लड़की हमेशा मेरे साथ ही रहती है। वो हर दिन मिठाइयां खरीदता था ताकि मेरा बिजनेस अच्छा चले। वो कस्टमर्स को बहलाकर मेरी दुकान पर लाती थी। वो लड़की और उनके तीनों भाई मिलकर ये काम कर रहे थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। अचानक मेरी शादी की खबर सुनने के बाद वो लोग चिंतित हो पड़े। अब लड़की के पिता ने मुझे आदेश दिया, मुझे किसी भी हालत में शादी नहीं करनी है। मुझे उसी की बेटी से शादी करनी होगी, अन्यथा मुझे विनाश से कोई नहीं बचा सकता। फिर उसी रात उन्होंने मुस्लिम नियमों के अनुसार उस लड़की से मेरी शादी करवा दी और शादी के बाद मैं उस लड़की की चेहरा पहली बार के लिए देखता हूं। मैंने अपने जीवन में कभी इतनी सुंदर लड़की नहीं देखी थी। उसकी शक्ल देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसकी उम्र यही कोई 20 या 22 साल की होगी। उस रात मैंने उस लड़की के साथ संभोग भी किया था। उस रात वो लड़की ने मेरे हाथ पर एक अंगूठी पहना दी थी। असल में उस समय मुझे कोई ज्ञान या फिर जागरूकता नहीं था। मुझे जो कहा जा रहा था मैंने उसका बिल्कुल पालन करता गया। वो घटना मुझे सपनों की जैसा लग रहा था। मैं बार बार जागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं उस सपने से बाहर नहीं आ पा रहा था। मैं बहुत ही असहज महसूस कर रहा था। जब मुझे होश आया तो मैं खुद को अपने पुराने घर में पाया। मेरा पूरा परिवार मेरे चारों ओर खड़ा था। मैंने एक डॉक्टर को भी देखा। मुझे पता चला कि मैं हमारी दुकान में बेहोश पाया गया हूं। मैंने सुना मैं 2 दिन से गायब था। सब लोग बहुत ढूंढ रहे थे मुझे, लेकिन मैं कहीं भी मिल नहीं रहा था। पिताजी और चाचा मेरे नए घर पर गए थे, लेकिन नए घर का दरवाजा बंद देखा, इसलिए उन्होंने दरवाजा तोड़ दिया। लेकिन फिर भी जब मैं नहीं मिला तो उन्होंने पुलिस स्टेशन में जाकर एक जनरल डायरी बनाई और इसके 2 दिन के बाद आज सुबह मैं दुकान के सामने बेहोश पाया गया। फिर मुझे वहां से घर लाया गया। मैं अपने परिवार को सारी घटनाएं खोलकर बताया। परिवार ने मुझे पुराने घर में रखने का फैसला किया। शादी के बाद मुझे नए घर में लाया जाएगा। मेरे मन में हजारों विचार चल रहा था। तभी मेरी नजर मेरी पैंट के जेब में पड़ी। मुझे लगा मेरे जेब के अंदर कुछ है। मैंने हाथ डालकर पैंट के जेब से वो चीज निकाली तो मैंने देखा ये वही अंगूठी था जो उस रात वो लड़की मुझे दी थी। मोटे सोने की एक अंगूठी और अंगूठी पर एक कीमती पत्थर। बाद में मैंने उस अंगूठी को एक जौहरी के पास दिखाया था तो उन्होंने कहा था कि यह बहुत कीमती है और करीब करीब 200 साल पुरानी है। अगर मैं उस अंगूठी को बेच दूं तो मैं आसानी से 3 मंजिला की घर खरीद सकता हूं। इस घटना के कुछ दिन बाद मैं उस घर के अंदर गया जो मैंने अपने सपनों में देखा था और उस कमरे में प्रवेश किया जहां मुझे रखा गया था। मैं ये देखकर हैरान था। मेरी सपनों के घर की तरह सब कुछ वास्तविकता से पूरी तरह मेल खा रहा है। मुझे एहसास हुआ कि ये कोई सपना नहीं हो सकता, ये सच में मेरे साथ घट गया है। फिर मुझे एक तांत्रिक के पास ले जाया गया। मुझे उनके द्वारा दिए गए कुछ तावीज अपने पास रखने के लिए कहा गया। इसके बाद कई दिनों तक कोई दिक्कत नहीं हुई। उस बीच घूंघट पहने लड़की दोबारा दुकान पर मिठाई खरीदने के लिए आई थी। मुझे भी उस चमेली की फूल की महक फिर से महसूस हुई। मुझे कभी कभी सपने आने लगे कि मैं उस लड़की के साथ घूम रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ और अकेले में समय बिता रहा हूँ। फिर एक दिन ऐसा आया, अगले ही 5 दिनों के बाद मेरी शादी होने वाला है। मैं दुकान पर बैठा हूँ और रात के करीब 8 बज रहे थे। कोई भी ग्राहक नहीं थी, चारों ओर सन्नाटा था। तभी उस घूंघट वाली लड़की दुकान में आई और आकर अपने चेहरे से कपड़ा उठाया और फिर बोली, देखो तुम शादी मत करना, मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ, लेकिन मेरे घर वाले तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। वो तुम्हारा सब कुछ नष्ट कर देगा। मैं तुम्हें सारी खुशियां दूंगी और तुम्हें धन दौलत की कोई कमी नहीं होगी।
मेरे कोख में तुम्हारा बच्चा है, कृपया दोबारा शादी ना करें। मैंने कहा था मुझे क्षमा करे, मैं ये नहीं कर सकता। फिर वो लड़की रोती हुई चली गई। हालांकि अब तक सब कुछ ठीक था, लेकिन मेरी शादी के दिन अचानक बहुत जोर भूकंप आया और इससे हमारे घर की बहुत नुकसान हुई। मकान एक तरफ बैठ जाने से मकान के बीचों बीच दरार आ गए। आश्चर्य से मेरे पड़ोसी घरों को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जो कि मेरा घर जोखिम भरा है, मेरे घर के दोनों ओर के लोगों को सुरक्षित दूरी पर जाने के लिए कहा गया और सरकार की तरफ से मेरे घर को तोड़ने का आदेश दिया गया। जैसे ही मेरी शादी हुई, मुझे तकलीफ का सामना करना पड़ा। अगले ही दिन मेरी मिठाई की दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। मेरी दुकान समेत 3 और दुकानें जलकर राख हो गई। जो कि दुकान किराए पर थी, इसलिए मालिक ने इसे तोड़कर बड़ा सा मार्केट में बदलने का फैसला किया। कुछ दिनों बाद खबर आई कि मेरे भाई की दुकान पर भी एक अमीर आदमी ने कब्जा कर लिया है। जुए की लत के कारण मेरे भाई ने उस अमीर आदमी से बहुत सारे पैसे उधार लिए थे और जब वो चुका नहीं पाए तब उसने पूरी दुकान पर कब्जा कर लिया। और इस घटना के 1 महीने बाद मेरे माता और पिता की एक रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। लगभग 6 महीने के अंदर अंदर मैं पूरी तरह से कंगाल हो गया। फिर मैंने दूसरी दुकानों में काम करना शुरू कर दिया, लेकिन समस्या यही खत्म नहीं हुई थी। कुछ दिन बाद मेरी पत्नी पागल हो गई और उसे एक अजीब सी बीमारी हो जाती है। वो दिन ब दिन पतला होने लगी। वो इतना पागल हो गया कि मजबूर होकर मुझे उसे उसके पिता के घर भेजना पड़ा। मैंने सोचा कि मैं मेरा घर बेच दूंगा और उस पैसे का इस्तेमाल करके मैं एक नई दुकान खोलूंगा और फिर से अपना बिजनेस खड़ा करूंगा। लेकिन घर बेचने के बाद वो पैसा भी चोरी हो गया। आखिरकार मैंने एक बस्ती में घर किराए पे ले लिया। इसी बीच ससुराल से खबर आई कि मेरी पत्नी की बच्चा होने वाला है। मुझे जल्द ही वहां पर जाना पड़ेगा। उस रात बस्ती के घर में बैठकर मैं पछता रहा था और तरह तरह की बातें सोच रहा था। मैंने अपनी जेब से अंगूठी निकाली और उसे देखा और तभी मैंने उस चमेली की फूलों की गंध महसूस किया। शादी के करीब 1.5 साल बाद मुझे वो गंध फिर से मिली। मैंने देखा वो लड़की मेरे सामने खड़ी है। उसने कहा, इतने दिनों बाद मुझे याद आया, वैसे भी ये मेरा आखिरी समय है, मुझे दोबारा मत बुलाना। मैं और ज्यादा समय तक इस दुनिया में नहीं रहूंगा। मेरे पास बहुत कम समय है और आपकी पत्नी भी बहुत ही कम समय तक जीवित रहेंगे। मेरी कोख का बच्चा आपकी पत्नी के पेट से जन्म लेगा। अगर आप वो अंगूठी बेच देंगे तो आपको बहुत सारे पैसे मिलेंगे। उन पैसों से मेरे बच्चे का देखभाल करना। अलविदा। ये बातें बोलने के बाद लड़की चली गई। अगले दिन मैं अपने ससुर के घर गया। मैंने देखा कि मेरी पत्नी बहुत ही दुबली पतली और बिल्कुल सूखी हो गई थी। सिर्फ उसकी पेट सूजा हुआ था। इसके बाद 2 दिन के अंदर अंदर मेरी पत्नी के पेट में तेज दर्द होने लगी और फिर हमारे बेटे का जन्म हुआ। लेकिन उस दौर में मेरी पत्नी जिंदा नहीं बच पाई। इसके बाद मैं अपने 2 महीने के बच्चे को लेकर सिलीगुड़ी में आ गया। वहां मेरी मौसी थी, उसके घर मैं रहने लगा। मेरे बच्चे को वही संभालती थी और मैं भी तब से वही रहने लगा। मैंने जिंदगी में कभी और शादी नहीं की थी। आज मेरा बेटा, बहू और पोते के साथ मेरा एक छोटा सा परिवार है। और दोस्तों, आज की ये घटना के बारे में विष्णु जी के पोते विकास हमें ये जानकारी दी। हम वास्तव में ये नहीं जानते या समझते नहीं है कि हमारी दुनिया में कहाँ और कब क्या हो रहा है। जो लोग इन चमत्कारों का सामना किया, इनका अनुभव किया, सिर्फ वही इन चीजों का भयावहता समझ सकते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी बस यही तक थी। आपको यह कहानी कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताना ना भूले। मिलते हैं और एक खौफनाक कहानी के साथ अगले एपिसोड में।